हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। सो आज इस वीडियो व्लॉग में मैं केजीएफ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद कमेंट करना। उससे पहले मतलब गाली गलौज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरआरआर वाले वीडियो में भी काफ़ी लोगों ने अंड-गबंड बोलना शुरू कर दिया था कि पता नहीं, अब रहने दो, क्या पुरानी चीज़ों में जाना। बट पहले वीडियो देख लो। और कई बार लोग क्या करते हैं कि वीडियो पूरा देखते भी नहीं है और अपने बेसिस पे कुछ बायस बना के मेरे बारे में कुछ नीचे लिखना शुरू कर देते हैं। फिर जब मैं उनका रिप्लाई करता हूँ तो फिर वो भाग जाते हैं। तो अगर आप कुछ कमेंट कर रहे हो तो फिर ऐसा करो कि कंस्ट्रक्टिव हो थोड़ा-सा, ठीक है? और पूरा वीडियो देखने के बाद करो। अगर मैं गलत हूँ या आपको लगता है कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है आपकी, तो आप उसको मेंशन करिए, जो कि अच्छी चीज़ है। एंड आई वुड लव टू रीड दैट। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने केजीएफ अभी नहीं, कुछ दिन पहले देखी थी, ईद वाले दिन देखी थी। और मैं पिक्चर देखने गया था क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी। और ये वीडियो मैं पूरा देखने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो रीज़न्स हैं केजीएफ के ऊपर, जो मेरे व्यूज़ हैं, उसको भी मैं बताऊँगा। और वो पर्सनल भी हैं और वो फ़िल्म मेकिंग से रिलेटेड भी हैं। तो दोनों ही वर्जन्स में बताऊँगा, जो आप सुनिए ध्यान से, अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें जानने में तो। केजीएफ मुझे अच्छी नहीं लगी बेसिकली, एंड आई वाज़ गेटिंग बोर्ड। और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ जो आरआरआर में हुआ था। और ना वो मेरी मम्मी को पसंद आई। मेरी मम्मी ने तो मतलब करीब 5-6 बार मुझसे बोला हुआ, उठ के चलते हैं, उठ के चलते हैं, उठ के चलते हैं। बट मेरा ये था कि चलो कंप्लीट कर लेते हैं। पिक्चर देख तो ले, मतलब कि फिर हमेशा ये रह जाएगा कि पिक्चर कंप्लीट नहीं करी और दोबारा शायद मैं वापस शुरू भी ना कर पाऊँ उस पिक्चर को। तो ये था कि कंप्लीट कर लेते हैं पिक्चर को। और हर बार ऐसा लगता था कि पिक्चर खत्म होने वाली है और पिक्चर खत्म नहीं होती थी। फिर कुछ होता था, फिर कुछ होता था, फिर कुछ होता था। और मेरे आस-पास जो लोग बैठे थे, और मेरी आदत है कि जब मैं हॉल में बैठा होता हूँ, अगर मुझे फ़िल्म में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो मैं आस-पास लोगों को देखता हूँ, उनका बिहेवियर भी नोट करता हूँ। तो आगे आस-पास भी लोग जो थे, वो सब मोबाइल निकाल के अपना मोबाइल में चीज़ें देख रहे थे एंड नो वन वाज़ बॉदरिंग। तो इनिशियली यश भाई का जब इंटरव्यू बोल रहा हूँ, यश भाई की जब एंट्री होती है पिक्चर में, और लोग चिल्लाना शुरू करते हैं। पर यश भाई की फिर से एंट्री होती है पिक्चर में, फिर लोग चिल्लाना शुरू करते हैं। फिर यश भाई की फिर से एंट्री होती है पिक्चर में, और फिर लोगों का एंथुसियाज़्म थोड़ा कम होता है। फिर इस तरह से पूरी फ़िल्म में उनकी एंट्री होती रहती है और एंड तक लोगों का एंथुसियाज़्म खत्म हो जाता है चिल्लाने का, क्योंकि वो उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि यश भाई ये करेंगे, यश भाई वो करेंगे। रॉकी के बहुत लोग फ़ैन हैं और बहुत लोग मेरे जानने वाले भी ऐसे हैं जो मतलब केजीएफ चैप्टर 1 को बहुत अच्छा कहते हैं, और बहुत अच्छी पिक्चर है भी वो। और प्रशांत नील का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है। पर इस पिक्चर में मुझे कुछ फ्लॉज़ लगते हैं जिसकी वज़ह से मुझे पिक्चर पसंद नहीं आई। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये लगता है मुझे कि पिक्चर में बहुत 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 ज़्यादा रैपिड कट्स हैं, और पिक्चर को डेलिबरेटली बहुत ज़्यादा पेसी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारा बीजीएम म्यूज़िक डाला हुआ है। और जो सीन्स हैं, जो स्टोरी है बेसिकली, उसमें ज़ाहिर-सी बात है कोई सेंस नहीं है, बट सेंस होना भी नहीं चाहिए, लॉजिक्स होने भी नहीं चाहिए। जैसा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू हैव लॉजिक। बट डायरेक्टर आपको कहीं सोचने समझने का समय नहीं देता है कि आप पिक्चर में क्या हो रहा है, इट इट डज़न्ट मैटर। तो पिक्चर बेसिकली कैटर करती है सिर्फ मिलेनियल्स को, जो मार-पीट देखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें देखना चाहते हैं। एंड इमोशंस पिक्चर में जो हैं वो लड़का-लड़की के लव स्टोरी से नहीं आते हैं, क्योंकि लव स्टोरी तो बहुत ही बेकार सी है इस पिक्चर में। बट जो इमोशंस हैं वो निकल के आते हैं, माँ-बेटे के रिलेशन से, जो बार-बार रिपीट किया जाता है, क्योंकि पहली पिक्चर में वो चीज़, वो एंगल बहुत वर्क कर रहा था। तो इस पिक्चर में भी उस चीज़ को रिपीट किया जाता है। किसी वजह से जो अनंत नाग हैं, जो पहली पिक्चर में नैरेटर थे, वो शायद इस पिक्चर में काम नहीं कर पाए, तो उनकी जगह प्रकाश राज को लेके आए और दिखाया कि प्रकाश राज उनके बेटे हैं, और अब आगे की कहानी रॉकी भाई की वो सुनाते हैं। और रॉकी भाई अब एक बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, और उसके बाद वो एक अपना नई दुनिया शुरू करते हैं और सारे लोगों से पंगे लेते रहते हैं, और जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग उनके दुश्मन हो जाते हैं। पर वो कभी हारते नहीं हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और लोगों को पेलते रहते हैं। और उनको जो हरा सकता है वो है अधीरा, जो कि संजय दत्त है। और अधीरा भी बेसिकली कुछ करता नहीं है। इधर से उधर स्लो मोशन में टहलता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पिक्चर के सारे स्लो मोशन शॉट्स को नॉर्मल पेसिंग पे चलाया जाए, तो ये पिक्चर ढाई घंटे से निकल के शायद 1 या डेढ़ घंटे की हो जाएगी। क्योंकि इतने इतने स्लो मोशन शॉट्स हैं इस पिक्चर में। हर दूसरा शॉट ही स्लो मोशन का है। हर बार रॉकी भाई की एंट्री ही होती रहती है। एक एक सीन है इस पिक्चर में जिसमें रॉकी पुलिस स्टेशन जाता है, और वहाँ पे उसको कुछ चाहिए होता है, वो लेता है, और पुलिस वाले बड़ी ग्लैडली उसको दे भी देते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि आप वापस चले जाओगे। पर रॉकी भाई वापस नहीं जाते हैं। रॉकी भाई अपनी गाड़ी खोलते हैं और उसमें से एक बंदूक निकालते हैं, वो जो आपने सीन देखा होगा ट्रेलर में, वो घड़-घड़ करके पूरा पुलिस स्टेशन उड़ा देते हैं। अब वो सीन का जो मीनिंग है वो ये भी है कि बेसिकली वो एक थ्रेट भी देना चाहता था कि अगर मेरे से पंगा लोगे तो मैं तुमको बर्बाद कर दूँगा। और दूसरा ये है कि
प्रशांत नील की एक बड़ी ख़ासियत है। प्रशांत नील की ख़ासियत ये है कि वो दिखाता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो। तो अगर कोई आदमी किसी को आज थप्पड़ मारता है, तो दूसरा आदमी भी उसको पलट के थप्पड़ मारेगा व्हिच इज़ नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। तो प्रशांत नील ये करेंगे कि सामने वाला उसको थप्पड़ मारने के बजाय उसके गले में प्यार से हाथ गले मिल लेगा उससे, ठीक है? व्हिच वुड बी नॉट नॉर्मल फॉर एनीवन बिकॉज़ थप्पड़ लगने के बाद आदमी गुस्सा करता है। सो दैट इज वन थ्योरी दैट ही यूजेस इन द फिल्म। सो बेसिकली जो फिल्म मेकर्स बनना चाहते हैं उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फिल्म किस तरह से वर्क करती है और क्यों इतनी वर्क करती है, डिस्पाइट नॉट हैविंग द स्टोरी, डिस्पाइट नॉट एनीथिंग हैपनिंग इन द फिल्म एक्सेप्ट वायलेंस। लोगों को क्यों पसंद आती है, उसके पीछे कारण है विजुअल्स। विजुअल्स लोगों को बहुत एंटाइज करते हैं। अभी का जो यूथ है वो, उसका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है बिकॉज ऑफ यूट्यूब, बिकॉज ऑफ फेसबुक, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। जिस एरा में मैं पैदा हुआ था और मेरे साथ के जो लोग पैदा हुए थे, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके पास मोबाइल भी नहीं था। जब वो कॉलेज पहुंचे तो उनको मोबाइल मिला। तो जब कॉलेज में मुझे मोबाइल मिला था तो उसके बाद मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं आई जो अभी यंगस्टर्स को या मिलेनियल्स को आती है, कि उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है। और उस कम अटेंशन स्पैन की वजह से दे डोंट केयर अबाउट द द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टोरी। दे डायरेक्टली वांट टू रीच टू द एक्शन। और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो फिल्म मेकर्स हैज टू डिवाइस मेथड्स इन विच टू कीप देम हुक्ड अप थ्रू आउट द फिल्म। और ये आप देखो फिल्म मेकिंग के जो पैटर्न्स हैं वो ओवर द इयर्स चेंज हुए हैं। शुरुआत की फिल्में क्यों अभी जो यंगस्टर्स हैं वो शुरुआत की फिल्में नहीं देख पाते। जब मैं फिल्म स्कूल में पढ़ाता था, बच्चों को फिल्में दिखाता था, तो उन लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं आता था उन पुरानी फिल्मों में। पुरानी फिल्मों में इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता था क्योंकि उसमें एस्टैब्लिशमेंट में शॉर्ट जाता था, डायलॉग्स होते थे, लंबे डायलॉग्स होते थे, और कई बार कॉन्वर्सेशंस लंबे होते थे जो एस्टैब्लिश कर रहे होते थे, कैरेक्टर एस्टैब्लिश कर रहे होते थे, डेली लाइफ को दिखा रहे होते थे, which at that time people used to like because at that time they didn't have mobile, they had just radio। और उनकी लाइफ में बहुत एम्प्टी टाइम था, उनका दिमाग बहुत रेस्टफुल और पीसफुल जोन में था। सो दे कुड वॉच दैट एंड दे वुड एंजॉय इट। पर आज के टाइम में लोगों का दिमाग इतना रेस्टलेस है, इतना केओटिक है, इतना एंट्रोपिकल है कि आप आपको ज़रा सा कुछ बोरिंग चीज़ दिखाई जाती है तो आप बोर हो जाते हो। इवन केजीएफ में भी बड़ी वाइज़ली प्रशांत नील ने लव स्टोरी का एंगल नहीं रखा है, क्योंकि अगर लव स्टोरी रखता तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा बोर हो जाती। तो वो भी बड़ी सटल तरीके से उन्होंने हटा दिया। और लगातार फाइट सीक्वेंस में रॉकी भाई इधर से उधर जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाते रहे। और आप एक चीज़ नोटिस करो कि कोई भी कॉन्वर्सेशन इस पिक्चर में जो हो रहा है, जिस जिसने पिक्चर देखी है उसने नोट किया होगा, वो कभी 2 लोगों के बीच में होता ही नहीं है। वो 2 लोगों के बीच में जब भी होता है तो उसमें इंटरकट्स आने लग जाते हैं, मोन्टाजेस आने लग जाते हैं जिसमें कुछ और दिखाया जा रहा है। जो कि एक्चुअली यूट्यूब वीडियोज़ में होता है कि मतलब व्हेन यू आर सेइंग, जैसे मेरे वीडियोज़ में तो नहीं है, पर अगर आप दूसरे चैनल्स देखोगे जहाँ पे बातें हो रही होती है, बहुत सारे रिव्यूअर्स हैं, बहुत सारे चैनल मेकर्स हैं जो जब बात कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर वो विजुअल्स डाल देते हैं। अब वो विजुअल्स डालते क्यों हैं या वीडियोज़ क्यों डालते हैं? वो स्टॉक फुटेज भी होता है, कई बार स्क्रीनशॉट्स होते हैं। उसको डालने के पीछे पर्पज़ ये है जैसे आप मुझे अभी देख रहे हो, ठीक है? सो अगर आपको मेरी बात में इंटरेस्ट आ रहा है तो ठीक है, आप मेरी शक्ल देखने के लिए तो नहीं बैठे हो यहाँ पे। सो आपको लगातार स्क्रीन पे कुछ मूविंग चाहिए होता है। अगर वो मूविंग नहीं है तो आप बोर हो जाते हो। जैसे कि बीबी की वाइन्स ने शुरुआत की थी, या कैरी मनाती ने शुरुआत की थी। तो शुरुआत में जब वो बोलता था तो उसके ऊपर वीडियो गेम लगाया जाता था। और ऐसे बहुत सारे चैनल्स चले थे आज से 5-6 साल पहले जिस पे वीडियो गेम चलता रहता था और पीछे-पीछे वो अपनी बक-बक करते रहते थे जो फिलॉसफिकल होती थी, या जिसका वीडियो गेम से कोई रिलेशन नहीं होता था। वो इसलिए वर्क करते थे और उस टाइम पे वर्क भी करते थे, अभी भी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोज़ बनाते हैं जो वीडियो गेम चल रहा होता है और पीछे से कोई अपनी थ्योरीज़ बता रहा होता है। उसके पीछे कारण क्या है कि वीडियो गेम पे आपकी जब नज़र होती है तो उसपे लगातार कुछ ना कुछ हो रहा होता है, लगातार सिनेरियोज़ चेंज हो रहे होते हैं, लगातार सीन्स चेंज हो रहे होते हैं, कैरेक्टर कहीं मूव कर रहा होता है। एंड दैट इज़ व्हाई यू आर कॉन्स्टेंटली वाचिंग इट बिकॉज़ आवर ब्रेन वर्क्स ऑन दैट फैक्टर। हमारा दिमाग इस तरह का काम करता है कि अगर कोई भी चीज़ हम बहुत लंबे समय तक देखने लायक, आप दीवार की तरफ देखो बहुत देर तक तो आपका दिमाग बोर हो जाता है। क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो दीवार में है वो रिट्रीव कर चुका है। अब वो फर्दर इन्फॉर्मेशन रिट्रीव नहीं कर रहा है। तो वो स्क्रीन सेवर मोड की तरह बोर होना, मतलब यानी कि स्लीप मोड में जाने लगता है। पर अगर उस दीवार पे लगातार कलर चेंज हो रहे हो तो वो उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करता रहेगा, और जितनी देर वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होगी उतनी देर आपका दिमाग सजग रहेगा। और जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो जाएगी वो पैटर्न को समझ जाएगा, वापस वो स्लीप मोड पे जाने लग जाएगा। तो बेसिकली आपका दिमाग जो है वो सजग या एक वेक स्टेट में तभी रहता है जब आप लगातार नई इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे होते हो। और जो एडिटिंग है वो भी आपको समझना पड़ेगा। अगर आप एडिटिंग की बुक्स पढ़ोगे तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी। ये जो फास्टर कट्स होते हैं दे कीप यू हुक्ड, बट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं तो आपका दिमाग उनको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता है। तो आपको ये चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है एडिटिंग में कि जो साउंड है
और जो डायलॉग्स हैं और जो विजुअल्स हैं वो इस तरह से मूव करें कि आपका दिमाग वो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सके। बहुत सारी ऐसी फ़िल्में बनी हैं जो बहुत फ़ास्ट कट्स में पर वर्क नहीं करती हैं, बिकॉज़ उसमें क्या होता है कि दिमाग जो है इससे पहले कि इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करे आप उसको नई इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हो। वो प्रोसेस ही नहीं कर पाता डेटा, जिसकी वजह से ऑडियंस थोड़ी देर में लूज़ कर देती है ट्रैक और फिर से बोर होने लगती है। तो यू हैव टू कीप अ वेरी वेल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सो नॉर्मली जो पिक्चरें नहीं चल पाती है फास्ट कट्स में, उसमें क्या होता है, नरेशन नहीं होता है। इस पिक्चर में प्रशांत नील ने मैसिव नरेशन दिया है, मतलब नरेशन ही नरेशन चल रहा है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड थ्रू नरेशन, क्योंकि अगर वो चीज़ विजुअली दिखाई जाती तो पिक्चर 5 घंटे से ऊपर निकल जाती, तो बहुत एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। इसमें एक और चीज़ है, एल डोराडो, रोड टू एल डोराडो, मतलब कि एल डोराडो, उसका जो जस्ट डेस्टिनी है रॉकी भाई की, वो एल डोराडो जा रही है। एल डोराडो बेसिकली एक ग्रीक स्टोरी है शायद, एक बंदे की जो जो सारा सोना लेके पानी के अंदर डूब गया था, जो कि अगेन रॉकी भाई की भी स्टोरी है। विकिपीडिया में पढ़ लेना, तुम्हें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बारे में। सो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी थ्योरीज जो इंडियन नहीं है वो इसमें प्रशांत नील ने बहुत ही गट्सी तरीके से इस्तेमाल करी हैं। जैसे कि वाइकिंग्स वाली स्टोरी है कि जो अधीरा का जो लुक है वो वाइकिंग्स करके एक सीरियल अगर आप देखोगे तो उसमें जो कैरेक्टर है उससे मैच करता है। और सबसे अच्छी बात इस पिक्चर की जो अभी मेरे को ध्यान आ रही है वो है सिनेमेटोग्राफी। और सिनेमेटोग्राफी की एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि इसके जो डीओपी हैं भुवन गौड़ा, वो प्रशांत नील के साथ पहली फ़िल्म से काम कर रहे हैं उनकी, उग्रम पिक्चर से। और उग्रम पिक्चर में पहले एक बड़े डीओपी थे और उसके बाद वो डीओपी ने शायद पिक्चर छोड़ दी। तो वहाँ पे जो फ़ोटोग्राफ़र था, स्टिल फ़ोटोग्राफ़र, उसका नाम था भुवन गौड़ा। तो उसको प्रशांत नील ने ये अपॉर्च्युनिटी दी कि तुम यार मेरी फ़िल्म में डीओपी का काम करो। तो इनिशियली उसको कॉन्फिडेंस नहीं था, ऐसा मैंने इंटरव्यूज़ में पढ़ा है। क्या सच्चाई है वो तो वही लोग जानते होंगे कि इतने नए लड़के को कोई क्यों इतना बड़ा एक्सपोज़र दे देगा, क्योंकि डीओपीज़ तो भरे हुए हैं मार्केट में। ख़ैर एनीवेज़ भुवन गौड़ा ने वहाँ से अपना करियर शुरू किया और उग्रम पिक्चर भी काफ़ी अच्छी शूट की थी। फिर केजीएफ तो और भी फाड़ शूट करी है। तो भुवन गौड़ा ने 3 ही 4 पिक्चरें की हैं, जिसमें मैक्सिमम सब प्रशांत नील की हैं। प्रशांत नील ने 3 ही पिक्चरें डायरेक्ट की हैं, केजीएफ 1, केजीएफ 2 और उग्रम। तो काफ़ी कमाल की चीज़ है, वो सुनने में आती है, मतलब ऐसे लोगों को अपॉर्च्युनिटी देता है और ये अच्छा लगता है कि लोगों को, नए लोगों को अपॉर्च्युनिटी देता है, क्योंकि आपको शायद पता हो, ना पता हो, मुझे पता नहीं है, पर केजीएफ चैप्टर 2 जो है, वो जो एडिट की है, वो एक 19 साल के लड़के ने की है, जिसको प्रशांत नील ने ऐसा कहीं इंटरव्यू में लिखा था कि प्रशांत नील उनको कहीं मिले थे और उन्होंने उसको अपॉर्च्युनिटी दी कि तुम केजीएफ 2 को एडिट करो। 19 साल के लड़के को एडिट करने की अपॉर्च्युनिटी क्यों दी मुझे समझ में नहीं आता, बट ठीक है, दी है, अच्छी बात है। भरोसा होना चाहिए, एक टीम कैप्टन को अपनी टीम पे फेथ होना चाहिए, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजंस तो प्रशांत नील के ही होंगे और बिकॉज़ वो मास्टर है, इससे पता चलता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट आदमी है। ये काम जो दोनों हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, मुझे नहीं पता, पर ये जो काम है, ये बहुत ही मेजरली कॉन्फिडेंट आदमी ही कर सकता है। प्रशांत नील जो है, उन्होंने फ़िल्म मेकिंग का कोर्स किया है, उसके कोर्स करने के बाद उन्होंने फ़िल्म बनाने की कई बार कोशिश भी करी है। उनके जो जीजा जी हैं, उनका नाम श्री मुरली है शायद, जो साउथ के कन्नड़ सिनेमा के काफ़ी नोन एक्टर्स में से हैं। तो उन्होंने पहले उनको बोला था कि मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ आपको लेके, क्योंकि उनके आने से बजट भी आ जाता, क्योंकि अच्छे एक्टर, नोन एक्टर थे। पर मुरली ने कहा कि अभी तुम्हें फ़िल्म मेकिंग की थोड़ी कम समझ है, तुम थोड़ा और समझो। तो उन्होंने कोर्सेज़-वोर्सेज़ किए, समझने की कोशिश की, उसके बाद उन्होंने एक फ़िल्म लिखी उग्रम करके, जो बाद में उन्होंने डायरेक्ट करी और अच्छे खासे बजट की पिक्चर थी, 8 करोड़ की पिक्चर थी। 2014 में पिक्चर रिलीज़ हुई थी और पिक्चर ने 30 करोड़ रुपए कमाए, तो व्हिच वाज़ ह्यूज इन कन्नड़ इंडस्ट्री एट दैट टाइम। सो पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई, श्री मुरली को भी काफ़ी एक्सपोज़र मिला उस पिक्चर से और उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई कि अब केजीएफ बनाया जाए और जब केजी अच्छा उसी उग्रम की शूटिंग एक्चुअली जब उग्रम पिक्चर जब आप देखोगे ना यूट्यूब पे पड़ी है सबटाइटल के साथ, आप देख सकते हो। तो उग्रम पिक्चर जब बना रहे थे तो वो पिक्चर में जो स्टोरी बेस की गई है वो कोलर नाम की जगह पे की गई है। तो कोलर नाम की जगह पे जब प्रशांत नील पहुँचे वहाँ पे रेकी करने के लिए, वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उनको इस कोलर गोल्डफील्ड्स के बारे में पता चला। तो वहीं से उनके दिमाग में आ गया था कि मुझे ऐसी कोई फ़िल्म बनानी है कोलर गोल्डफील्ड करके, तो वो एक बैकग्राउंड रख के उन्होंने ये कैरेक्टर लिखा था फिर रॉकी करके और उसके बाद कि वो यहाँ पे जाता है, ऐसा स्ट्रगल करता है और उसके बाद वो मार-पिटाई करके वहाँ का राजा बन जाता है। इस तरह की स्टोरी, वही रैग्स टू रिचेज़ स्टोरी जो थी वो बनानी उन्होंने शुरू करी और फिर केजीएफ चैप्टर 1 बन के आई व्हिच बिकेम ह्यूज हिट। और अगर आप तीनों पिक्चरें देखोगे तो प्रशांत नील का तीनों पिक्चर में सेम ही पैटर्न है और ये चीज़ मैं एज़ अ फ़िल्म मेकर, एज़ अ राइटर, एज़ अ डायरेक्टर, एज़ अ एडिटर आप जो भी बनना चाहते हो, उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि सी इफ यू वांट टू मेक सक्सेसफुल सिनेमा देन यू हैव टू स्टडी सक्सेसफुल सिनेमा। मेरी गलती क्यों मुझे केजीएफ पसंद नहीं आई, क्यों मुझे आरआरआर पसंद नहीं आई, बहुत लोगों को पसंद आई, मतलब मेजॉरिटी लोगों को पसंद आई और केजीएफ ने तो मतलब भारत में सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। क्यों पसंद नहीं आती है पिक्चरें मुझे, उसके पीछे मेरी हिस्ट्री है।
और वो हिस्ट्री ये है कि मैंने जब फ़िल्म मेकिंग शुरू करी थी, तो मेरे दिमाग में जो इंटेलेक्चुअल लोगों से मैं मिलता था या लोगों से आर्ग्यू करता था, उन लोगों ने मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें भर दी थी। फ्रेंच इटालियन सिनेमा को लेके या हॉलीवुड के सिनेमा को लेके, स्ट्रक्चर्स को लेके या बाकी चीज़ों को लेके। और वो चीज़ें मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड इतनी ज़्यादा भर गई हैं दैट आई ऑलवेज़ वांट टू सी सर्टेन थिंग्स इन अ फ़िल्म एंड फॉर दैट आई वॉच फ़िल्म। अगर वो चीज़ें मुझे उस फ़िल्म में नहीं मिलती हैं, तो मेरे लिए पिक्चर अच्छी नहीं होती है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ आई एम ट्राइंग टू चेंज माय थिंकिंग फ्रॉम एन आर्ट फ़िल्म लवर, अ पैरेलल फ़िल्म लवर टू अ फ़िल्म मेकर हू मेक्स कमर्शियल फ़िल्म्स। जो कि ओवर द टाइम जो मैं आपको बताता भी हूँ कि मेरी गलती सबसे बड़ी ये थी कि मैंने गलत फ़िल्में देखी थी, गलत लोग को आइडलाइज़ किया था। तो मैं वैसी ही फ़िल्में बनाना चाहता था जो रियलिस्टिक होती हैं, जिसमें रियलिटी दिखाई जाती है, जो बोरिंग सी होती हैं, लॉन्ग शॉट्स होते हैं, एवरीथिंग दैट डज़न्ट वर्क इन सिनेमा आई वांटेड टू मेक दैट। सो आई एक्चुअली एट दैट टाइम आई वाज़ स्टडीइंग ऑल द फ़िल्म्स व्हिच वर फ्लॉप्स बट वर क्रिटिकली एक्लेम्ड, हेवीली क्रिटिकली एक्लेम्ड एंड फेस्टिवल्स में जाती थी। और फेस्टिवल वो जगह है जहाँ पे उन पिक्चरों को हमेशा अवॉर्ड किया जाता है जिनको कोई नहीं देखता है। फिर उनको मार्केट में निकाला जाता है और उनकी सेल बढ़ाई जाती है। तो बेसिकली जब मुझे लेट बहुत बाद में जाके पता चला कि फेस्टिवल्स जो हैं, चूँकि वो सब स्पॉन्सर्ड होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो पैसा लेके वहाँ पे चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से वो टोटली टोटली बायस्ड होते हैं। और जो अवार्ड भी मिलता है वो अपने ही लोगों में बाँटते हैं। ये हर जगह होता है, ये एडवर्टाइज़िंग में भी है, फ़िल्म मेकिंग में भी है और बाकी अवार्ड सेरेमनी जो भी होती हैं कॉर्पोरेट्स की, उन सब में भी सेम चीज़ है कि अपनी लॉबी है, लॉबी को अवार्ड देते हैं, खुद ही ताली बजाते हैं, खुद ही पीठ थपथपाते हैं। तो बेसिकली अवार्ड फंक्शन इसीलिए होते हैं दुनिया भर में। खुद की तालियों, खुद की पीठ दबाने के लिए और कुछ नहीं है। मतलब वो आप डीप डाउन जाओगे जब इसके तब आपको चीज़ें पता चलेंगी किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। एंड देन यू रियलाइज़ कि हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। नाउ यू डोंट हैव टू गेट इरिटेटेड बाय दैट, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। अगर आप मिक्सी खरीदते हो और मिक्सी चलाना शुरू करते हो, मिक्सी नहीं चला पाते हो, तो आपने इससे पहले भी एक मिक्सी रखी हुई घर पे, आप उस मिक्सी को चलाते थे और आप बहुत अच्छे से चला लेते थे। पर आप नई टेक्नोलॉजी की मिक्सी खरीदते हो और आप उसे चलाने की कोशिश करते हो, आप नहीं चला पाते हो। तो आप इरिटेट थोड़ी ना होगे, आप एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ोगे, इंस्ट्रक्शन मैनुअल में जो चीज़ें लिखी हैं, उसके हिसाब से मिक्सी को चलाओगे, मिक्सी अच्छी चलेगी। तो आपको जस्ट रूल समझने हैं कि दुनिया चलती कैसे है और आपके लिए चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी। सो फॉर दैट यू हैव टू स्टडी कि सक्सेसफुल फ़िल्में सक्सेसफुल क्यों होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो केजीएफ से मुझे समझ में आती हैं, वो ये है कि पहला तो लॉजिक मैटर नहीं करता, जो कि मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बोला है कि लॉजिक मैटर नहीं करता है फ़िल्मों में। और ये बहुत गलत थिंकिंग है जो मेरे दिमाग में सालों से डाल दी गई थी कि एवरीथिंग एवरी सीन शुड मेक लॉजिकल सेंस एंड एवरी इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर दैट आई वुड मीट, जितने भी इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर हैं ना, मैं भी वैसे ही होता जा रहा हूँ, मतलब बकचोद टाइप के, कि बकचोदी तो बहुत करते हैं, एक्शन नहीं करते। ये आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि दुनिया के जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, वो कभी कैमरे पे नहीं आते, वो कभी भी किताबें नहीं लिखते। वो इसलिए क्योंकि वो करते हैं। The man who actually becomes successful is the one who does rather than the one who says. So I was always impressed by those people who would say and talk about big huge things, and they would talk film as some होली सैंक्टिटी की, वो इस तरह से होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये आइडल्स होने चाहिए, जैसे मार्टिन स्कॉर्सेसे हैं और बाकी लोग हैं, वो एकदम आइडल्स लेके चलते हैं कि फिल्म मेकिंग ऐसी ही होनी चाहिए। टैरेंटिनो कहते हैं कि नहीं, डिजिटल नहीं होना चाहिए, रील पे शूट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आइडलिज़्म जो है, ये सारे लोग करते हैं और ये सारे लोग बहुत वोकल हैं, इनके इंटरव्यूज़ आपको बहुत मिलेंगे। सो एवरी पर्सन हू इज़ वोकल अबाउट, दे हैव सर्टेन थिंकिंग अबाउट सिनेमा, और वो सिनेमा की जो थिंकिंग है वो दूसरे पे थोपते हैं। और जो यंगस्टर्स होते हैं वो उस आइडल्स को बिलीफ मान लेते हैं और उसी के ऊपर चलने लग जाते हैं। आगे जाके वही चीज़ तोड़ दी जाती है। ऐसा नहीं है कि टैरेंटिनो ने बाद में डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल नहीं किया है, या ऐसा नहीं है कि मार्टिन स्कॉर्सेज़े एवेंजर्स नहीं बनाना चाहते। आप लोग अगर पता हो नहीं पता हो, मार्टिन स्कॉर्सेज़े एवेंजर्स की बहुत मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं उसको कि इस तरह की फ़िल्में नहीं बननी चाहिए, क्योंकि एवेंजर्स भी वही है, नो लॉजिक नथिंग, ओनली विजुअल्स, लार्जर देन लाइफ सिनेमा, और उसमें सारी चीज़ें वर्क करती हैं। पर ये चीज़ें दुनिया भर में वर्क कर रही हैं। अच्छा, मेरी थॉट के हिसाब से ये पिक्चरें अच्छी नहीं है, मतलब मुझे भी अगर देखा जाए तो मैं भी वही प्यूरिटन थॉट वाला हूँ कि क्योंकि मेरी ग्रूमिंग वैसी हुई है ना, इसमें मेरी गलती नहीं है। मेरी ग्रूमिंग वैसी हुई है, मैं वही सिनेमा देख के बड़ा हुआ, मुझे वही सजेशंस मिले कि ये सिनेमा देखो, ये सिनेमा देखो। इवन जब मैं मुंबई में भी था, मेरे इंटरव्यूज़ होते थे, लोग मिलते थे मेरे को, पूछते थे किस तरह का सिनेमा देखते हो, तो मैं यही बताता था कि भाई साहब मैं ये स्कॉर्सेसे देखा है, स्पीलबर्ग देखा है, तारकोस्की देखा है, मतलब प्राउडली बताता था भाई साहब, ये वाली स्पेनिश फिल्में देखी है, लुई बुनुएल देखा है। ऐसे कोई बड़े फिल्म मेकर नहीं थे जिनका मैं नाम नहीं लेता था। पेड्रो अल्मोदोवर देखा है, फेलिनी देखा है, बर्गमैन देखा है। ये सारी चीज़ें मैं बताता रहता लोगों को, लोग बड़े वो हो जाते थे कि अरे तुमने पैसोलिनी की फ़िल्में देखी हैं? अच्छा, तुमने इसकी फ़िल्में देखी हैं, तुमने उसकी फ़िल्में देखी हैं, डेसिका की फ़िल्में देखी हैं। एंड इट वाज़ वेरी गुड टू इम्प्रेस अदर पीपल, बट इट डज़न्ट लीड
lead to anything. Over the time, you realize it doesn't lead to anything because that is the wrong kind of cinema. So there are two kinds of cinema. One that is appreciated and it is presented to the world as a good cinema, and another cinema is the cinema which actually makes money. And when you and over the time you realize that the opinion of these few people who says that cinema is bad, this cinema is bad, that cinema is bad, does not matter. What matters is that whether the film is earning money or not. That is the most important criteria of filmmaking, and that is something that is kept down because these people don't talk about. Aditya Chopra don't comes on camera and says how much money he's making, and that is why these people don't talk. And so these people's वॉइसेस, जो अदर साइड के जो लोग हैं उनकी जो वॉइसेस हैं वो बहुत वोकल हो जाती हैं, जिसको हम लोग समझते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग इंटरव्यूज देखते हैं, तो हमें लगता है कि यही सिनेमा होना चाहिए, इसी तरह का सिनेमा होना चाहिए जिसमें ये सब चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। पर केजीएफ एक थॉट प्रोसेस को चेंज करता है, मेरे भी और बाकी लोगों के भी, कि फिल्म में ज़रूरी नहीं है कि स्टोरी हो। अगर पूरी फिल्म में एक इंटरेस्टिंग विजुअल्स हैं, इवन देन द फिल्म विल वर्क एंड यू देयर इज अ सर्टेन पैटर्न टू मेकिंग द फिल्म। प्रशांत नील की तीनों फिल्में मैंने बैक टू बैक देखी, उग्रम, केजीएफ चैप्टर 1 मैंने फिर से देखी और केजीएफ चैप्टर 2। सो देयर इज अ पैटर्न एंड आई हैव सीन दैट। मतलब जितने भी फिल्म मेकर्स हैं जो आज सक्सेसफुल हैं, दे डोंट लीव दैट पैटर्न, दे पिक अ पैटर्न एंड इफ इट वर्क्स दे क्रिएट मोर ऑफ दोज फिल्म्स, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो जो पैटर्न है वो समझना ज़रूरी है, उसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जो हम कभी कॉमेडी बना रहे हैं, कभी हॉरर बना रहे हैं, कभी रोमांटिक बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अरे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नई नई फिल्म बना रहे हैं, कुछ ट्राई कर रहे हैं। नो, द थिंग इज देयर इज अ बुक, मैं बताऊंगा नाम आपको उसका, मैं नाम भूल गया अभी, रिसेंटली मैंने पढ़ी थी, उसने मेरी दिमाग चेंज किया। उसने बोला था कि आप अपने पिछले पास्ट में देखोगे कौन कौन सी चीज़ों आपके लिए लाइफ में वर्क किया है, कौन कौन सी चीज़ों ने आपकी लाइफ में वर्क नहीं किया है। तो जिन जिन चीज़ों ने आपकी लाइफ में वर्क नहीं किया है उनको एलिमिनेट कर दो और जिन जिन चीज़ों ने वर्क किया है डू मोर ऑफ दैट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ईगो पे ले लेते हैं, जो चीज़ें वर्क नहीं करती हम उस पर और टाइम इन्वेस्ट करने लगते हैं। इससे अच्छा ये सही थॉट नहीं है। डू नॉट dwell too much on failures, dwell on the success, what has worked in the past, do more of it. So KGF, Ugram or KGF chapter 2 all have similar stories. If you look at the characters, same character development, same kind of characters, always angry, always has some bad past and taking revenge on someone. So किसी को भी पेल देते हैं, तो उस तरह का फास्ट कट्स एक्सट्रीम फास्ट कट, चीज़ें बहुत तेज़ी से मूव हो रही हैं, वॉइस ओवर चल रहे हैं और पेस बहुत तेज है पिक्चर का। रोमांस को उतना ही इज्जत दी है, उतना ही तवज्जो दिया है पिक्चर में जितना होना चाहिए, जो कि रोमांटिक सीन्स कई बार पिक्चरों को बोरिंग कर देते हैं। तो एक ऐसा विलेन जिसको हराना बहुत मुश्किल है, फिर हीरो जाके उसको हरा देता है और ईजिली हरा देता है, बिकॉज दैट इज़ वॉट एवरीवन वांट्स टू सी। बट जो डिफरेंस है हीरो और विलन के बीच में वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम उस चीज़ को देखना चाहते हैं। जबकि हमें पता है, केजीएफ चैप्टर 1 में ही पता था कि रॉकी भाई विलन को मार देंगे। उसमें जो विलन है गरुड़ा, आप लोगों को पता नहीं होगा या पता है तो मुझे पता नहीं, कि वो यश के बेसिकली बॉडीगार्ड थे और वो केजीएफ चैप्टर 1 पहली फिल्म थी। यहाँ से देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलती है। मैंने 3 इंस्टेंसेस दिए आपको कि जो एडिटर है वो 19 साल का था, भुवन गौड़ा जो है वो एक स्टैटिक फोटोग्राफर था सेट पे ही, और स्टिल फोटोग्राफर था सेट पे ही, और जो गरुड़ा है वो यश का बॉडीगार्ड था। और उसको एक्टिंग करने की इच्छा थी, यश ने उसको ऑडिशन पे भेज दिया होगा या फिर उसको डायरेक्टर ने देख लिया होगा और उसको वो रोल दे दिया। मतलब हैट्स ऑफ टू प्रशांत नील ऑन दिस, कि मतलब वो बंदा लोगों से काम करवा लेता है, क्योंकि डायरेक्टर का काम, जब डायरेक्टर को बोला जाता है ना कि डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, देन ही इज नॉट समवन हु कैन ब्लेम अदर्स व्हेन द फिल्म फ्लॉप्स, और द सक्सेस ऑलवेज बिलोंग्स टू हिम, द फेलियर आल्सो ऑलवेज बिलोंग्स टू हिम। बहुत कमाल की बात है कि प्रशांत नील के अंदर इतना टैलेंट है कि वो लोगों को सही से गाइड कर लेता है, क्योंकि डायरेक्टर का काम ही यही है ना, डायरेक्ट करना लोगों को कि तुम ऐसे करोगे, तुम ऐसे करोगे, तुम ऐसे करोगे। इवन एडिट पे भी वो बताएगा, कैमरे पे भी बताएगा कि तुम्हें ये शॉट लेना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। आजकल ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स, मैं मिला भी हूँ ऐसे डायरेक्टर से, जो कुछ शॉट्स बताते हैं डीओपी को, और जब फिल्म रिलीज होती है तो डीओपी में अपना नाम ले लेते हैं, और जो जिसने एक्चुअली कैमरा किया होता है उसका नाम ऑपरेटिव कैमरामैन में डाल देते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। सो ये बहुत गलत हरकत है। मतलब जस्ट बिकॉज आपने 4-5 शॉट बता दिए, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप डीओपी बन जाओगे। सो ये लोग करते हैं, पर ये मुझे पता है कि प्रशांत नील सेट पे शॉट बताता होगा। इवन टैरेंटिनो के आप जब मेकिंग के वीडियोस देखोगे तो आप देखोगे कई बार वो कैमरे में बैठता है और शॉट्स देखता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डीओपी हो गया। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जरूरी नहीं है कि कैमरे पे बैठे, वो ऐसा भी हो सकता है वो कुर्सी पे बैठा है और एक ऑपरेटिव कैमरामैन को बता रहा है कि ऐसे करना है, ऐसा करना है, बट हिज डिसीजन लाइज विद हिम। ही हैज टू टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डिसीजंस ऑफ द डायरेक्टर, व्हाट डायरेक्टर वांट्स।
एंड जो डायरेक्टर अपने आर्ट के टोटल कंट्रोल में होता है, वो ही सक्सेसफुल होता है और जिसमें सबसे पहला नाम प्रशांत नील और दूसरा नाम राजामौली का है। दोनों अपने फ़िल्म को टोटली टोटली कंट्रोल करते हैं और वो कंट्रोल इसलिए आया उनके पास क्योंकि उनकी फ़िल्में पैसा कमाती हैं। और ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि अगर आपकी फ़िल्म पैसा कमाती है तो आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी वो करने की जो आप करना चाहते हो। ये एक चीज़ है जो हमारे बॉलीवुड में नहीं है बिल्कुल भी। बॉलीवुड में मैंने जितनी फ़िल्मों में काम किया है, वहाँ पे एक्टर्स हमेशा डोमिनेट करते हैं। प्रोड्यूसर्स तो मतलब मार ही लेते हैं। डायरेक्टर की सेट पे आके मतलब डायरेक्टर की कहने को ही इज्जत होती है, सिर्फ एडीज और प्रोडक्शन वाले इज्जत कर रहे होते हैं, बाकी एक्टर और प्रोडक्शन वाले प्रोड्यूसर तो इज्जत ही नहीं कर रहे होते। और अभी भी जो एक्टर्स हमारे बॉलीवुड में हैं वो एकदम रॉयल नवाबों की तरह बिहेव करते हैं, जैसे सेट पे आते हैं तो मतलब उनको चाहिए कि रेड कारपेट बिछ जाए और सब लोग उनके आगे पीछे दौड़ना शुरू कर दें, एक हल्ला मच जाए। मतलब अगर ऐसा ना हो कि मतलब वो आए और कोई उनकी तरफ देखे ही ना, सो दे हैव दिस ईगो एज वेल कि मतलब उनकी भयानक इज्जत होनी चाहिए। अगर उन्होंने बोला कि यहाँ शूट नहीं होगा तो वहाँ शूट नहीं होगा, उन्होंने बोला यहाँ शूट होगा तो होगा। वो स्क्रिप्ट चेंज करवा देते हैं और एक्चुअली स्क्रिप्ट चेंज करवा देते हैं, डायलॉग चेंज करा देते हैं। कई एक्टर्स तो ऐसा मुँह पे बोल देते हैं, ये डायलॉग मैं नहीं बोलूँगा। मैं नाम नहीं लूँगा, या ले भी सकता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे अभी एक दोस्त ने फ़ोन किया था कि संजय दत्त के साथ वो एक फ़िल्म कर रहा था और संजय दत्त ने कुछ डायलॉग्स चेंज भी कर दिए कि मैं ये डायलॉग नहीं बोलूँगा। और बोलते टाइम ये बोलता है कि मैं एक ही बार बोलूँगा, लेना है तो ले ले, उसी कट में निकाल देना। मतलब आप समझ रहे हो, सेकंड कट देने को तैयार नहीं हो। पर ऑफ कोर्स यहाँ पे काफ़ी पैसे मिले होंगे केजीएफ में, तो यहाँ पे तो आप 50 टेक भी संजय दत्त को बोलोगे तो वो देगा। और कई बार एक्टर की तरफ से भी ऐसा होता है कि वो समझ जाता है पहले दिन कि डायरेक्टर कितना चूतिया है और कितना उसको आता है। बेस्ड ऑन दैट वो डिसीजन लेता है कि इसकी बात कितनी माननी है, क्योंकि सेट के पहले 5 दिन में आपको पता चल जाता है कि पिक्चर हिट है या फ्लॉप है, वो पता चल जाता है। वो सिंसियरिटी जो है ना सेट पे, वो देख के अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। जब आप फ़िल्म के सेट पे काम करोगे ना, आपको अपना पता चल जाएगा पिक्चर हिट होने वाली है या फ्लॉप होने वाली है। रॉनी स्क्रू वाला की मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें भी उसने यही बताया था कि जोकर जब बन रही थी शिरीष कुंदर की, तो सेट पे वो लोग गए पूरी टीम, तो सेट पे जो माहौल था वो देखकर ही समझ गया था कि पिक्चर फ्लॉप होने वाली है। बट बिकॉज़ वो एक रिलेशन में बना रहे थे, जान-पहचान थी अक्षय से, फराह खान से, तो इसलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं और पिक्चर को कहा कि चलो ठीक है, बनने दो, पैसा लगने दो, कुछ चीज़ें रिलेशन के लिए की जाती है। बट वो समझ गए थे कि पिक्चर फ्लॉप होने वाली है। तो आपको एक इंट्यूशन हो जाता है सेट पे जिस तरह से काम हो रहा था वो देखकर कि पिक्चर हिट होने वाली, फ्लॉप होने वाली है। एनीवेज़, कमिंग बैक टू केजीएफ चैप्टर 2, तो केजीएफ चैप्टर 2 मुझे पसंद नहीं आई, उसके पीछे कारण ये था कि मैं जो अच्छा एक और चीज़ है, मुझे इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि जो चीज़ें उसमें दिखाई थी वो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जिनको वो एक्सेस नहीं है ग्लोबल सिनेमा का, जो मुझे हुआ बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट एंड बिकॉज़ ऑफ माय बैकग्राउंड एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मुझे टॉरेंट के बारे में लाइम वो एक लाइमस्टोन करके एक बहुत पुराना सॉफ्टवेयर था, लाइम वायर करके, लाइम वायर आपको आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा। तो उससे पिक्चरें डाउनलोड बहुत ईज़िली होती थी उस टाइम पे, वो बंद हो गया 2011-2012 में, तो कॉलेज में उससे पिक्चर डाउनलोड करता, दुनिया भर की पिक्चरें, ऐसी पिक्चरें जो मतलब इंडिया में एक्सेस भी नहीं हो सकती, वो पिक्चरें मैं डाउनलोड करता था, फिर देखता था। फिर मेरे भैया जो जिनके पास अच्छा लैन था, वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में थे, उनके यहाँ से मैं हार्ड डिस्क के भर-भर के पिक्चर लेके आता था, दिन भर देखता रहता था। मुझे तो याद भी नहीं मैंने कौन-कौन सी पिक्चरें देखी हैं। और ऐसी पिक्चरें जो हिट थी, फ्लॉप थी, ये थी, वो थी, मतलब रीजनल सिनेमा से लेके साउथ, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, अ बॉलीवुड, तमिल, तेलुगु, श्रीलंकन पिक्चर, लद्दाखी पिक्चर, पाकिस्तानी पिक्चर, बांग्लादेशी पिक्चर, ईरानियन पिक्चर, इटालियन पिक्चर, फ्रेंच पिक्चर, यूरोप का सिनेमा, आपका मैक्सिकन सिनेमा, आपका नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन सिनेमा, मतलब ऑस्ट्रेलियन फ़िल्में। कोई ऐसी फ़िल्म नहीं थी जो मैंने नहीं देखी थी और मुझे मतलब लोग कहते थे कि तुम तो डेटाबेस हो फ़िल्मों का, और मुझे लगता था कि शायद यही नेसेसरी है, क्योंकि ये टैरेंटिनो भाई साहब बोलते हैं ना, आई डिडन्ट गो टू फ़िल्म स्कूल, आई वेंट टू फ़िल्म्स। अगेन वो भी क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आपने हज़ारों पिक्चर देख ली तो आप बहुत अच्छे फ़िल्म मेकर बन जाओगे। जैसा मैं कहता हूँ कि साजिद खान ने हज़ारों फ़िल्में देखी हैं, तो उससे ज़्यादा फ़िल्में मुझे लगता नहीं किसी ने देखी होंगी, बट स्टिल ही इज़ नॉट अ ग्रेट फ़िल्म मेकर। अब अगेन ग्रेट की डेफिनिशन क्या है वो तो कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि वो पिक्चरें तो उनकी 3-4 हटा दो तो बाकी सब तो हिट ही हैं। तो क्या कह सकते हैं उसके लिए। बट अगेन ये पिक्चर ना पसंद आने के पीछे जो कारण है वो सिर्फ़ एक ही है, और वो ये है कि मैं इस तरह के शॉट्स, इस तरह का सिनेमा देख चुका हूँ। इस तरह जो सिन सिटी वाले शॉट्स थे बीच में, हाई कॉन्ट्रास्ट ब्लैक एंड व्हाइट, और जिस तरह कलर कोड था, जिस तरह की फाइटिंग थी, मतलब नथिंग वाज़ एक्साइटिंग फॉर मी बिकॉज़ आई हैव सीन ऑल दैट इन अदर फ़िल्म्स। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए वो इंटरेस्टिंग था। ऐसे शॉट्स इंटरेस्टिंग थे। इस तरह का स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग था। बेसिकली इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो टोटली टोटली बाहर के स्ट्रक्चर से डिफरेंट है, और हम ये कई बार भूल जाते हैं कि जब हम फ़िल्म मेकिंग की बात करते हैं तो हमको सिर्फ़ स्टोरी पे ध्यान नहीं देना है, हमें कंट्री के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी ध्यान देना है कि इंडिया में जो मैक्सिमम लोग पिक्चर देखने वाले हैं वो बहुत अमीर नहीं है, बहुत रिच नहीं है, तो आपकी ऑडियंस वो है।
एंड व्हेन आप जब भी आप कोई पिक्चर देखते हैं तो इंडियन ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा अपने हीरो से कनेक्ट करती है। इसीलिए करण जौहर की पिक्चरें मल्टीप्लेक्स आने के बाद तो हिट होती हैं, पर मल्टीप्लेक्स से हटा दो तो वो पिक्चरें बहुत ज़्यादा नहीं चलती, क्योंकि आप हीरो से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। पर बाकी पिक्चरों में हीरो से कनेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर देखते हैं कि उनको लगता है कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। रॉकी एक वैसा कैरेक्टर है जिससे आपको लगता है कि आप भी कर सकते हो, क्योंकि वो उन्हीं उसी जगह से उठा है, बहुत नीचे से उठा है। तो आपको लगता है जो उससे ऊपर है उनको लगता है कि अगर ये इतने नीचे से ऊपर आ सकता है तो मैं भी आ सकता हूँ। बिकॉज़ कोई भी भले ही ये बोले कि अरे रे पिक्चर है, ये तो फिक्शनल है, फिक्शन है, ऐसा नहीं होता है। पर डीप डाउन कहीं न कहीं एवरीवन विश टू बिकम लाइक हिम। हमें पता है कि स्पाइडरमैन एग्जिस्ट नहीं करता, हमें पता है कि सुपरमैन एग्जिस्ट नहीं करता, हमें पता है कि बैटमैन नहीं बन सकता, पर उसके बाद भी देयर इज डीप डाउन डिजायर फॉर अस टू बिकम वन। वी डोंट एक्सेप्ट, सम पीपल एक्सेप्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट, बट डीप डाउन वी ऑल वांट टू बिकम स्पाइडरमैन, डीप डाउन वी ऑल वांट टू बिकम सुपरमैन, डीप डाउन वी ऑल हैव दिस विशेस टू बिकम बैटमैन एंड फाइट एवरीवन एंड हैव दिस सुपर पावर्स। तो रॉकी बेसिकली वो आदमी जिसके पास सुपर पावर्स हैं, कि वो 50-50 गुंडों को एक बार में मार देता है, उसके पास हमेशा एक ऑल्टरनेट प्लान रहता है, उसको आप हरा नहीं सकते हो, जो पार्लियामेंट में भी एकदम से घुस जाता है, जो किसी को भी जाके कहीं पे भी मार देता है, जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में डायरेक्टली घुस जाता है। मतलब अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो अगेन समझनी स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कि अब उसमें सीन है जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में घुस जाता है। तो आप कहोगे यार ये कैसे हो गया? क्योंकि अगर मैं वो सीन लिखता है, कोई डायरेक्टर मुझे वो सीन लिखने को बोलता, तो मैं शायद वो सीन ना लिख पाता, क्योंकि मैं फिर लॉजिक्स में जाता। क्योंकि मेरी वही ग्रूमिंग थी। हालाँकि अब मेरी ग्रूमिंग थिंकिंग चेंज हो चुकी है, पर उस टाइम पे मेरी वही थिंकिंग थी। तो मैं क्या करता, मैं बोलता कि नहीं यार, उसको तो सेक्रेटरी का इंटरव्यू चाहिए, उसको तो क्लियरेंस लेना पड़ेगा, उसको तो बहुत सारे सिक्योरिटी पासेस से निकलना पड़ेगा, तब जाके प्राइम मिनिस्टर से मिल सकता है। ऐसा थोड़ी ना कि प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए कोई आया है और सीधे वो कमरे में चला आएगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो आई वुडंट राइट दैट सीन। फिर पार्लियामेंट वाला सीन, अगेन पार्लियामेंट में इतनी सिक्योरिटी होती है कि उसके अंदर ऐसे आदमी कोई घुस के किसी को मार नहीं सकता। तो वो सीन मैं नहीं लिखता। पर वो सीन वर्क करते हैं पिक्चर में, और लोग उसको देख के एप्रिशिएट करते हैं। व्हाई? उसको देख के लोग एप्रिशिएट इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो हो नहीं सकती, और आपने उसमें होते हुए दिखा दिया। एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच आई अंडरस्टूड एज़ अ फिल्म मेकर, दैट व्हेन आई मेक अ फिल्म आई हैव टू शो समथिंग व्हिच पीपल हैव नॉट सीन बिफोर। और पिक्चरें आप जितनी भी देखो इस वक्त टॉप ब्लॉकबस्टर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो वही फ़िल्में हैं जिसमें हमें वो दिखाया जाता है जो हम नॉर्मल लाइफ़ में नहीं देखते हैं। और बहुत सारे फ़िल्म मेकर्स जो थे, उन्होंने ये गलतफ़हमी निकालनी शुरू कर दी थी, जो फेस्टिवल वाले फ़िल्म मेकर हैं या फिर रियलिटी वाले फ़िल्म मेकर हैं, उन्होंने निकालनी शुरू कर दी, यू नो वी आर गोइंग टू शो मच ऑफ द रियल कैरेक्टर्स, व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। पर आप डॉक्यूमेंट्री थोड़ी ना बना रहे हो। अगर आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो तो अलग बात है, पर आप डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे हो, आप वो दिखाओ जो ऑडियंस ने कभी देखा नहीं है, तभी तो ऑडियंस को इंटरेस्ट आएगा, तभी तो अगेन वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करेगी जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, और उसका दिमाग सजग होगा। वरना अगर आप वही दिखा रहे हो जो दिन भर वो देखता रहता है न्यूज़ चैनल्स पे या फिर रियल लाइफ में, तो दिमाग तो बोर हो जाएगा ना, क्योंकि वही तो बाहर भी देख रहा है, वही अगर हॉल में बैठ के उसको देखना है तो पैसे क्यों खर्च करेगा उसके लिए। तो इसलिए कुछ अनयूजुअल दिखाना ज़रूरी होता है। अनयूजुअल ट्विस्ट कभी ज़बरदस्ती डालने ज़रूरी होते हैं। कई बार आप ऐसी लाइनें लिखते हो जो आपको पता होता है कि ये ऑडियंस सोच नहीं रही है। जो आप लिख रहे हो उसके एकदम अपोज़िट लिख देते हो। वो लिखना भी ज़रूरी होता है। आप उसे कंट्राइव्ड बोलो, मैकेनिकल बोलो, पर आपको करना पड़ता है वो चीज़। जैसे वेद प्रकाश शर्मा की आप नॉवल पढ़ो, या फिर जो होती है ना व्हीलर्स पे नॉवेल्स मिलती थी, पल्प फिक्शन जो इंडिया में बहुत चलता था। आप उसको पढ़ना शुरू करो। उसमें देखो, जब भी कोई बोरिंग सीन आ रहा होता है तो तभी दरवाज़ा खुलता है और एक इंस्पेक्टर अंदर घुसता है। जब भी कुछ हो रहा होता है तो ऊपर से कोई चीज़ गिरती है और सब कुछ वो हो जाती है, या एक बंदूक आती है और किसी को गोली मार देती है। Something needs to happen, something always needs to happen in the screenplay, and that is the most interesting thing of the Rajamouli films and the Prashant Neel films और राजकुमार हिरानी फिल्म्स की। कुछ ना कुछ हमेशा स्क्रीन पे हो रहा होता है। ऐसा नहीं होता है कि हर सीन में कुछ नहीं हो रहा है, कोई तो कुछ तो अतरंगी हो रहा होता है, और वही चीज़ पिक्चर को इंटरेस्टिंग बनाती है। और ये चीज़ एज़ अ फिल्म मेकर, जो भी नए फिल्म मेकर्स हैं उनको समझनी चाहिए। और समझना ये भी है कि आप बार-बार, जो मैं बोलता हूँ, ऐसी फ़िल्में मत देखो जो नहीं चलती है मार्केट में। जो चीज़ें चलती हैं उनको देखो और समझने की कोशिश करो कि और आपकी पर्सनल ओपिनियन उससे मैटर नहीं करती है। जैसे मेरी ओपिनियन कि केजीएफ मुझे पसंद नहीं आई या आरआरआर मुझे पसंद नहीं आई, तो मेरी ओपिनियन मैटर नहीं करती। ये बहुत बड़ी अलग गलत थिंकिंग थी मेरे दिमाग में कि फ़िल्म मैं खुद के लिए बनाता हूँ। नहीं, मैं फ़िल्म इसलिए बनाता हूँ क्योंकि ऑडियंस उसको पसंद कर सके और पैसा कमा सके पिक्चर। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि ऑडियंस मेरी फ़िल्म को पसंद ही करे और पैसा कमाए ही कमाए पिक्चर, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसको इन्होंने इतना नेगेटिवली ओवर द इयर्स कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने प्रेज़ेंट किया है, आई मेक फ़िल्म फॉर माई सेल्फ। मैं ऑडियंस के लिए पिक्चर नहीं बनाता, क्योंकि ऑडियंस के लिए पिक्चर बनाना अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाउ विल यू मेक अ लॉट ऑफ पीपल लाइक योर फ़िल्म? That is never going to happen. Someone will always hate your film. So the idea is that a maximum amount of people should like your film, and they should willingly give the money to watch that film.
दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बट वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लोग उससे बच के भागते हैं। जो फ़िल्म मेकर्स होते हैं ना, जो फ्लॉप फ़िल्में देते हैं। आप देखो ऐसे स्टेटमेंट कि मैं फ़िल्में अपनी खुशी के लिए बनाता हूँ, सोसाइटी के लिए बनाता हूँ, मैसेज के लिए बनाता हूँ, वो वही लोग हैं जिनकी फ़िल्में वर्क नहीं करती हैं। तो वो सिर्फ़ जस्टिफ़िकेशन होता है। सच्चाई ये है कि फ़िल्म हम अपने लिए नहीं बनाते हैं। फ़िल्म हम ऑडियंस के लिए बनाते हैं। तो हमें अपने कस्टमर को सोचना पड़ेगा, जिस कस्टमर को हम पिक्चर दिखाना चाहते हैं, जिनके लिए हम पिक्चर बना रहे हैं, हम कुछ भी लिख के उनको नहीं दे सकते। जस्ट बिकॉज़ हमारी रात में एक सपना आया तो हमने उसे पिक्चर बना दी, उस सपने को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है वो भी ज़िम्मेदारी है हमारी, और हमें समझना चाहिए उस चीज़ को। तो एज़ अ फ़िल्म मेकर आपको वो चीज़ समझनी चाहिए, और आपको आपकी पर्सनल ओपिनियन उसमें मैटर नहीं करती। मुझे केजीएफ 2 नहीं पसंद आई, बट उसके बाद भी मैंने उस पे बहुत सोचा और मैंने पेपर उठा के उस पे लिखा है कि व्हाट वर्क्स फॉर द फ़िल्म, व्हाई दैट फ़िल्म इज़ सच अ ह्यूज हिट। और इवन दो आई लाइक और डिसलाइक certain things in the film, if that particular scene works for the other people, then I have to research about it, I have to figure out okay, if this works, I will try to use it in my film। और क्योंकि इवेंचुअली आगे जाके मैं फिल्म तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। थोड़ा टाइम लग गया, सक्सेस डिले हो जाती है आपकी, बट आप बनाते हो फिल्म। तो ये सब चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो डिले हुई है मेरे फ़िल्म करियर में, जो मुझे लगता है डिले नहीं है बेसिकली, वो लोगों को 10-10, 15-15 साल लगते हैं, मुझे भी उतना टाइम नहीं हुआ। बट जो डिले भी हुआ है, वो इसलिए हुआ है, क्योंकि जो मैंने पहले फ़िल्में बनाई थी, वो फ़िल्में वैसी ही थी, वो उसी आइडियोलॉजी से इंस्पायर होके बनाई थी। कि फ़िल्म मैं अपने लिए बना रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या समझते हैं। मैं सिर्फ़ कॉपी कर रहा था उन बड़े फ़िल्म मेकर्स को, लॉन्ग शॉट्स ले लिए, लंबे टेक्स ले लिए, कुछ ऐसे कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ जो मैंने उन एलिमेंट्स में देखा था। आई वाज़ नॉट फोकसिंग ऑन कि ऑडियंस को पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा। आई वाज़ जस्ट मेकिंग अ रैंडम शिट, एंड आई डिडन्ट केयर अबाउट एनीवन एल्स। बस कि मुझे लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए, व्हिच वाज़ हाइली सेल्फिश एंड स्टूपिड थिंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आई हैड टू गो थ्रू दिस लर्निंग। मुझे इस लर्निंग के में जाना ही था, मुझे समझना ज़रूरी था, ये ये स्टडी करनी ज़रूरी थी कि सक्सेसफुल फ़िल्में सक्सेसफुल क्यों होती हैं। मुझे सिनेमा का ये समझना ज़रूरी था, ये एस्पेक्ट सिनेमा का समझना ज़रूरी था कि कुछ फ़िल्में जब सक्सेसफुल होती हैं, तो क्यों होती हैं सक्सेसफुल। और ये जब आप रिसर्च करना शुरू करते हो, तब आपकी थोड़ी-सी बुद्धि खुलती है और आपको समझ में आता है कि ओके, if you study success, only then you will become success. If you study failures, you will become failures. I was on the wrong track, and now I have started admiring the successful filmmakers. James Cameron, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर को लोग 50 गाली दें पर उसकी पिक्चर सक्सेसफुल हो रही है। राजमौली को भी 50 लोग गाली देते हैं पर उसकी फिल्में सक्सेसफुल हो रही हैं। और ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं, साउथ के हैं, यूएस के हैं, यूरोप के हैं, जिनको लोग गाली देते हैं, जिनकी फिल्में हिट होती हैं। एवेंजर्स को कई फिल्म मेकर्स ने गाली दी कि ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए, युद्ध को खराब कर दी है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। बट अगेन, ये दुनिया के में लोग मशाल उठाने वाले बहुत हैं कि दुनिया में ये चेंज होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए। बट द थिंग इज़ अल्टीमेटली व्हाटएवर इज़ एक्सेप्टेड बाय द मासेस बिकम्स द सोशल क्राइटेरिया ऑफ लिविंग। सो जो चीज़ वर्क कर रही है उसको और बनाना चाहिए। तो यूज़ आरआरआर एंड केजीएफ लाइक मी एज़ अ रिसर्च मटेरियल कि हाउ दीज़ फिल्म्स हैव जनरेटेड सो मच इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, एंड हाउ दीज़ फिल्म बिकेम सच ह्यूज हिट्स। एंड अभी जो इंडिया की टॉप 3 फ़िल्में हैं, वो प्रशांत नील और राजमौली की हैं, इसमें 2-2 राजमौली की हैं, और तीनों की तीनों डब्ड हैं। कैन यू इमेजिन दिस? तीनों फ़िल्में डब्ड हैं। मतलब जो आइडिया था कि डबिंग सही होनी चाहिए, सारे सारे मिथ्स ब्रेक हो गए, मतलब कि किस तरह से फ़िल्म मेकिंग होनी चाहिए, सब कुछ तोड़ दिया है साउथ इंडियन फ़िल्मों ने। तो आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि पुष्पा जब रिलीज़ होगी तो वो भी वो चौथी फ़िल्म होगी इन चारों में, मतलब वो भी खड़ी हो जाएगी। और जल्दी मलयालम सिनेमा की फ़िल्में भी यहाँ पे आने लग जाएँगी और वो भी हिट होंगी, और बॉलीवुड को लेसन लर्न करना पड़ेगा, ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से कुछ नहीं होता। एनीवेज़, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैंने काफ़ी गपशप कर ली है, और जो मेरे मन में था मैंने बोल दिया। आपको जो अच्छा लगता है आप उसके बेसिस पे कमेंट करिए, मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।